9 मार्च 2007 उस वक्त के फौजी हुक्मरान पाकिस्तान में स्याह सफेद के मालिक जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी को तलब करते हैं और कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दें वरना आपके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी डट जाते हैं और मुशर्रफ को इनकार कर देते हैं। पाकिस्तान का हर जमहूरी शख्स, हर जमहूरी तंजीम, पार्टी, वकला बार्स इफ्तिखार चौधरी के पीछे खड़ी हो जाती हैं। इफ्तिखार चौधरी को सुप्रीम कोर्ट जुलाई 2007 में बहाल करती है। नवंबर 2007 में मुशर्रफ एक मरतबा फिर बड़ा हमला करते हैं, मुल्क में इमरजेंसी लगा देते हैं, 60 जजेस को निकाल देते हैं। 2 साल तक तहरीक चलती है। मार्च 2009 में इफ्तिखार चौधरी फिर बहाल होते हैं तो मुल्क के हर जमहूरी पसंद शहरी की अब ये इम्कान, उम्मीद बल्कि यकीन होता है अब पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो जाएगी। अब पाकिस्तान में अदलिया कम अज कम अपना कंधा नहीं देगी किसी आमिर को, इस्टेब्लिशमेंट को, गैर जमहूरी इकदामात को अदलिया अपना कंधा नहीं देगी। और फिर इफ्तिखार चौधरी के दौर में ही देखा गया इफ्तिखार चौधरी ने किस तरीके से पूरी कौम की उम्मीदों को मायूस करते हुए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ नेक्सस बना लिया और वही सिलसिला शुरू हो गया। जरदारी गद्दार है, मेमो गेट, गिलानी को बाहर निकाल दो, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकाल दो, वही सिलसिला शुरू हो गया। इफ्तिखार चौधरी के बाद फिर इस कौम ने देखे जस्टिस अजमत सईद खोसा, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार जैसे जस्टिस। एक बहुत बड़ी उम्मीद फिर जगी थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो जमहूरी स्ट्रगल करके अपने खिलाफ रेफरेंस और पूरे निज़ाम को टकरा कर चीफ जस्टिस बन रहे हैं, इनके आने के बाद अदलिया कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को या कभी भी गैर जमहूरी इक़दामात को अपना कंधा नहीं देगी। क्या हुआ कल रात को? क्या कह रहे हैं मुल्क के गैर जानिबदार सहाफ़ती हल्के, मुल्क के ऐसे गैर जानिबदार कानूनी और सहाफ़ती हल्के जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो क्या ये बात कर रहे हैं? आज हम समझते हैं, जानते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। सबसे पहले आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। कल के फैसले के बाद काजी फाइज ईसा ने जिस तरीके से 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एक पार्टी को महरूम किया इंतखाबी निशान बल्ले से, 1 करोड़ सवा करोड़ से जायद वोट्स लेने वाली पार्टी जिसे महरूम किया गया, और जिस तरीके से इसको अब कानूनी और आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि फैसले में और अपने रिमार्क्स में यह कहा गया कि जी पेशावर हाई कोर्ट ने यह किया या लाहौर हाई कोर्ट में क्यों गए, ईसीपी ने ऐसे कहा, और रिमार्क्स के दौरान पीटीआई को आइन के हवाले दिए जा रहे थे कि पीटीआई ने अपने आइन की खिलाफवर्जी की, अपने आइन पर अमल दरामद नहीं किया। लेकिन कल के इस फैसले में जो कानूनी माहिरीन, आइनी माहिरीन भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, पाकिस्तान के आर्टिकल 17 का सिरे से ही जिक्र नहीं है। ये पाकिस्तान का आर्टिकल 17 आप देखें, आर्टिकल 17(2) खास तौर पर, जिसमें हर शहरी को पॉलिटिकल पार्टी बनाने की इजाजत दी जाती है अगर वो सालमियत के खिलाफ काम ना कर रही हो या किसी किस्म का और बुनियादी तकाजे होते हैं उनके खिलाफ ना कर रही हो, तो सियासी जमात बनाना को तश्कील देना सिटीजन्स का एक बुनियादी हक है, यानी फंडामेंटल जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है आर्टिकल 17, इसका कोई हवाला नहीं दिया गया। उसके बाद फिर मैं डॉन का दरिया, आज आप देखें, अब डॉन अखबार जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि डॉन के जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, डॉन जिस तरीके से जो भी हुकूमत हो जमहूरियत की लाइन टो करता है, इमरान दौर हो तब भी जमहूरियत की, बाद में जब शहबाज की गुर, किसी भी दौर में डॉन कभी नहीं झुका। अब डॉन का आज आप ये अदारिया देखें, एडिटोरियल देखें, बैक एंड फोर्थ, इसमें बहुत जबरदस्त नुक्ता उठाया है कि जिस तरीके से नाअहली हयात नाअहली को कलअदम करार दिया गया था 62(1)(f) के तहत, इन ग्राउंड्स पर कि इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बुनियादी हक मुतासिर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के। लेकिन यह दायरा बताता है कि कल अपने फैसले में इसी चीज को नजरअंदाज किया इस 3 रुकनी बेंच ने। उसके बाद आप फिर देखिए हामिद मीर साहब का आपने सुना भी होगा मौकफ, आप सुन भी सकते हैं जियो या यूट्यूब पर जाकर, उनका आप ट्वीट देखें, वाज़ेह तौर पर वो कह रही हैं कि क्या फर्क रह गया कल के इस फैसले के बाद साकिब निसार में और काजी फाइज ईसा में। ये अब हामिद मीर बात कर रहे हैं, हर कोई जानता है हामिद मीर। अब रीमा उमर आप देखें, रीमा उमर जो लोग तो जानते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, जो नहीं जानते वो जरा रीमा उमर के आर्टिकल्स पढ़ें।
सिर्फ रीमा उमर लिख दें, आर्टिकल्स ऑफ रीमा उमर गूगल पे जाकर लिखें कि इनकी आइन पसंदी, इनकी जमहूरियत पसंदी, इनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स किस तरह के हैं, इनका एंटी जो एक अथॉरिटेरियनिज्म या एंटी अथॉरिटी एक स्टांस होता है आईनी तौर पर, ये क्या है, ये क्या ट्वीट कर रही हैं रीमा उमर। रीमा उमर इसको एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट कह रही हैं और कह रही हैं ये एक्सेसिव एक जो है वो पुनिटिव रिस्पॉन्स है एक्स्ट्रा पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने का, और ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो इससे ह्यूज ब्लो का वो नाम दे रही हैं। ये रीमा उमर कह रही हैं जो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के हवाले से काम करती आई हैं। जिब्रान नासिर एक ऐसे एक्टिविस्ट जो जमहूरियत के लिए काम करते आई हैं, उनका आप ट्वीट देख लें तो ये सारे। अच्छा, फिर असद तूर तो बहुत भड़कर हम ही रहे हैं, बल्कि इमरान दौर में उन पर जिस तरीके से हमला किया गया, उनको नौकरियों से निकाला गया, उनके आप ये आखिरी 2 व्लॉग्स देख लें, कल रात का और आज का, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये किस तरह का फैसला है कि एक बड़ी जमात को इंतखाबी निशान से ही महरूम कर दिया गया है। यानी कई ऐसे मामलात हो सकते थे। इस बात से किसी को कलाम नहीं कि ठीक है पीटीआई के इंट्रा पार्टी पोल्स में बहुत से लूप होल्स थे, बहुत सी कानूनी तकाजों को पूरा नहीं किया होगा, लेकिन 2 बातें यहां पर। एक तो क्या मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से बैठकर आपस में ही वो कर लेते हैं कि कायद ये होगा, सदर ये होगा, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, या पीपल्स पार्टी आपस में बैठकर जमीयत उलमा इस्लाम जिस तरीके से बाकी तमाम आप सियासी जमातें देखें वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते हैं, क्या सही है? चलें, वो सही नहीं है तो पीटीआई को सही कराना चाहिए। अब ये भी कहा जा सकता था कि इंतखाबात को 26 दिन रह गए हैं तो पीटीआई को बाउंड कर दिया जाता कि वो इलेक्शन के आम इंतखाबात के 60 दिन बाद, 8 फरवरी के 60 दिन बाद, 50 दिन बाद, 30 दिन बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा ले, वरना उसके लिए एज अ पार्टी काम करना मुमकिन नहीं रहेगा, उसको बहुत हैवी फाइन किया जा सकता था। कई और इस तरह के मामलात थे जिनको कानून और आइन के अंदर ही टैकल किया जा सकता था। लेकिन अब साफ परसेप्शन क्या बन रहा है, जिस तरह मैंने आपको कई हवाले दिए लोगों के, ऐसे अफराद के, ऐसे सहाफियों के, ऐसे कानूनी माहिरीन के कि जो माजी में एंटी पीटीआई रहे हैं, लेकिन इस फैसले के बाद कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफवर्जी है। परसेप्शन क्या बन रहा है? परसेप्शन ये बन रहा है कि चूंकि एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को हर हाल में आउट रखना चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात में पीटीआई को किसी भी तौर में हिस्सा नहीं लेना देना चाहती थी, और कल के फैसले ने एक आईनी और कानूनी इस चीज को जवाब फराहम कर दिया कि पीटीआई एज अ पार्टी फंक्शन ना करे, एज अ पार्टी काम ना करे। तो अब ये फैसला ऐसा है कि इसके बाद चीफ जस्टिस, ये भी अब आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एक बैलेंसिंग एक्ट के लिए, बेशक वो भुट्टो केस या बाकी मामला, फैजाबाद धरना, जो भी मामलात करें, लेकिन उनको भी मुस्तकबल में जो मोरख होगा वो इसी केस के हवाले से याद रखेगा कि एक बड़ी पार्टी को पाकिस्तान में आउट कर दिया गया। साकिब निसार ने 2018 में एक लीडर को आउट किया था, नवाज शरीफ को, और अब काजी फायज ईसा की अदालत ने पूरी पार्टी को ही आउट कर दिया है। ये आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि मुस्तकबल में इस तरीके से याद रखा जाएगा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीड थिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।